तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर हीट की। ये चैप्टर हीट का पहला लेक्चर है। तो हम बात करेंगे बेटा आज हीट की। हीट क्या होता है, क्या किस तरीके से इसको हम समझते हैं और फिर इसके क्या इफेक्ट आते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, देन इट मीन्स इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसको समझेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं हीट की। व्हाट इज हीट? तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजेज द सेंसेशन ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस। देन इट मीन्स हीट क्या होती है बेटा? एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिस एनर्जी से हमें ये पता चलता है कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है। देखिएगा, हर एक बॉडी, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो, कोई भी बॉडी हो, उसके पास हीट जरूर होगी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है बेटा। अगर हीट आपके पास ज्यादा है, अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी के पास हीट ज्यादा है तो वो बॉडी हॉट होगी। अगर बॉडी के पास हीट कम है तो इसका मतलब बॉडी कोल्ड होगी। ऐसा नहीं है कि कोल्ड बॉडीज के पास हीट नहीं होती, हीट सबके पास होती है। कोई भी बॉडी विदाउट हीट नहीं होगी। हर एक बॉडी के पास कुछ ना कुछ हीट एनर्जी होगी, बट किसी में बहुत ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। अगर ज्यादा है तो बॉडी हॉट है, कम है तो बॉडी कोल्ड है। ओके, तो हीट के कुछ जनरल इफेक्ट भी होते हैं। आइए इनको देखते हैं, क्या क्या इफेक्ट आते हैं हमारे पास हीट के। ठीक है बेटा, हम कुछ जनरल इफेक्ट देखते हैं हीट के क्या क्या इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। तो अगर मैं इसमें सबसे पहला देखूं तो इसमें कह रहा है कि हीट के इफेक्ट से टेम्परेचर चेंज आता है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। हीट के इफेक्ट से टेम्परेचर चेंज आता है। कह रहा है व्हेन द हीट इज गिवन टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर चेंज हो गया। एंड व्हेन द हीट इवॉल्व्स फ्रॉम द बॉडी इट्स टेम्परेचर फॉल्स। देन इट मींस अगर किसी बॉडी को टेम्परेचर दिया जा रहा है, कोई बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक सॉरी कोई बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। अगर कोई बॉडी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या फिर हम उसे हीट एनर्जी देते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, यानी कि बॉडी हॉट होगी। बट जब बॉडी में से हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है, गिव करती है वो, तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है। देन इट मींस उसका टेम्परेचर फॉल होगा और वो बॉडी कोल्ड होगी। तो पहला इफेक्ट आता है बेटा हीट का, चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट की वजह से किसी बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट इवॉल्व हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सेकेंड, चेंज इन स्टेट। हीट एनर्जी की वजह से स्टेट में चेंज आता है। कैसे? पहला, अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एंड गैसेस ऑन हीटिंग। ठीक है, अब कह रहा है सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एंड गैसेस ऑन हीटिंग, यानी कि सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो हीटिंग का मतलब उसे हीट एनर्जी दे रहा है, तो वो लिक्विड या गैस में चेंज होगा और लिक्विड चेंज होगा गैस में ऑन हीटिंग। सेकेंड, ए गैस चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन हीट इवॉल्व्स। बेटा ये हीट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हीट है, ये हेट आ गया है, दैट इज हीट। ठीक है, इसको मैं हीट कर देता हूँ, दैट इज हीट, HEAT हीट। ये हीट है बेटा। हीट इवॉल्व्स, जब हीट निकलती है यानी कि टेम्परेचर फॉल होता है तो गैस लिक्विड बन जाता है, और सेम एज इसी कंडीशन में लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है जब हीट इवॉल्व होती है। यानी कि जब बॉडी में हीट दी जा रही है तो उसके स्टेट में किस तरीके से चेंज आएगा? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, या डायरेक्टली सॉलिड गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी से हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, यानी कि हीट उसमें से निकलने का मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है, उसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो बॉडी गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है। तो इस तरीके से चेंज इन स्टेट भी होता है। थर्ड वन, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। हीटिंग की वजह से बॉडी, मेटल बॉडी जो होती है वो एक्सपेंड करती है। कैसे? जनरली ऑल द मटेरियल इन एनी स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, एक्सपेंड ऑन हीटिंग। कोई भी मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इनको जब हीट किया जाता है, इनको जब हीट एनर्जी मिलती है तो ये उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, गेट करके एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज आल्सो कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। तो किसी भी बॉडी में हीट की वजह से जो एक्सपेंशन होता है दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज कॉल्ड बेटा थर्मल एक्सपेंशन। अभी थोड़ा सा मैं एक्सपेंशन को समझाता हूं। तो आपने देखा होगा कि एक्सपेंशन भी कई तरीके के होते हैं। एक लीनियर होता है, सुपरफिशियल होता है, क्यूबिकल होता है, बहुत तरीके के एक्सपेंशन होते हैं। तो ऐसा एक्सपेंशन का यूज हम लोग करते कहाँ? थर्मल एक्सपेंशन का यूज आपने नॉर्मली देखा होगा कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक पोल है और ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, इनके बीच में हम वायर अटैच करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने वायर को इस तरीके से अटैच किया है, ये नॉर्मल डेज का वायर है, तो अगर समर सीजन आता है
तो समर सीजन आएगा तो ये मेटेलिक वायर होता है, इसमें एक्सपेंशन होता है, तो समर सीजन में ये वायर थोड़ा सा और लूज होके ऐसे हो जाता है इन अ समर सीजन। गर्मियों के दिनों में क्योंकि इस वायर का टेम्परेचर राइज हो चुका होता है तो ये और लूज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ठंडक का मौसम आता है, ठीक है, सर्दियों का दिन आएगा तो ये वायर के साथ क्या होगा, ये वायर और कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा सा टाइट हो जाता है। यानी कि नॉर्मल डेज में जो वायर लगे हैं वो समर डेज में और लूज हो जाते हैं, और साथ ही साथ अदर डेज में वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। अगर मैं आगे एक और एग्जांपल देने की बात करता हूं तो मैं मान लेता हूं रेलवे ट्रैक्स के एग्जांपल मान लेता हूं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं रेलवे ट्रैक के एग्जांपल की। रेलवे ट्रैक के एग्जांपल में आपने देखा होगा बेटा, इस तरीके से रेल की पटरियां होती हैं, इन पटरियों के बीच में ऐसे गैप छोटे होते हैं। ठीक है, इन पटरियों के बीच में इस तरीके से गैप छोटे होते हैं। ये गैप्स क्यों होते हैं पटरियों के बीच में? द क्वेश्चन इज, रेल की पटरियों के बीच में इस तरीके के गैप क्यों होते हैं? ऐसा क्यों किया जाता है कि रेल की पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है? जनरली क्या होता है बेटा, ये जो रेल की पटरियां होती हैं ये मेटल की बनती हैं, नॉर्मली आयरन हो जाता है, बट ऑन हीटिंग क्या होता है कि ये मेटल इंक्रीज करते हैं, यानी कि एक्सपेंड करते हैं। जब ये एक्सपेंड करते हैं तो इनको एक स्पेस चाहिए होता है थोड़ा सा फैलने के लिए। तो ये हमारी रेलवे ट्रैक है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये हमारा स्पेस है, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। ये स्पेस क्यों छोड़ा जाता है कि जब ऑन हीटिंग, जब ये हीट होती हैं तो ये रेल की पटरियां इस तरीके से एक्सपेंड करती हैं, तो एक्सपेंशन इनका हो सके इसलिए हम यहाँ बीच में गैपिंग छोड़ते हैं ताकि ये पटरियां क्या कर सकें, एक्सपेंशन कर सकें। अगर हम इनके बीच में गैपिंग नहीं छोड़ेंगे तो इनका एक्सपेंशन नहीं होगा, और अगर एक्सपेंशन नहीं होगा तो ये भाई, अगर एक्सपेंशन करने के लिए इनके पास जगह नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, डीरेल हो जाएंगे। यानी कि एक तरीके से ये सारी पटरियां अभी सीधी थी, बाद में क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, और जब पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी तो ट्रेन एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जब भी रेल की पटरियों को, रेलवे ट्रैक्स को लगाया जाता है, अरेंज किया जाता है बेटा, तो उनके बीच में गैपिंग्स छोड़ दी जाती है। ठीक है बेटा, क्या किया जाता है, उनके बीच में गैपिंग्स छोड़ दी जाती है। इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं बेटा। तो इस तरीके से थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ही हम लोग ये सारा काम करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं बेटा टेम्परेचर की। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेम्परेचर क्या है। आइए, सो टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? कह रहा है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज रेफर्ड टू इट्स टेम्परेचर। किसी भी बॉडी की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी कि वो कितनी गर्म है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस यानी कि वो कितनी ठंडी है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी का टेम्परेचर बोलते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस इज कंसीडर्ड एज द इट्स टेम्परेचर। अब देखिए क्या रहा है, अ हॉट ऑब्जेक्ट हैज ए हाई टेम्परेचर एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट हैज अ लो टेम्परेचर। अगर कोई बॉडी हॉट है, गर्म है, तो उसका टेम्परेचर हाई होगा। अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर डाउन है तो वो बॉडी कोल्ड होगी। तो इसका मतलब हॉट बॉडी है तो इसका मतलब वो हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब है उसके अंदर, यानी कि वो उसके पास ज्यादा हीट है। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये तो टेम्परेचर से हम लोग मेजर करते हैं। तो क्या रहा है, द यूनिट ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर इज सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये तीन तरीके की स्केल्स होती हैं बेटा हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन, ये तीन तरीके की स्केल से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बट द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है बेटा, केल्विन। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? आइए अब हम लोग एक एक करके सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को समझते हैं। सेल्सियस स्केल क्या कहती है? द सेल्सियस स्केल इज आल्सो नोन एज द सेंटीग्रेड स्केल, इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं। ठीक है, इज द टेम्परेचर स्केल बेस्ड ऑन 0 डिग्री फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड द 100 डिग्री फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि ये जो टेम्परेचर स्केल होती है, इस टेम्परेचर स्केल की 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। दिस स्केल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड नेम इट आफ्टर द स्वीडिश फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड द इंजीनियर इज कॉल्ड
आंद्रे सेल्सियस, इनका नाम था आंद्रे सेल्सियस। आंद्रे सेल्सियस के रिस्पेक्ट में इस स्केल का नाम सेल्सियस स्केल रखा गया। इसे सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। अब इसका मतलब आपको दिख रहा होगा 0 से 100 डिग्री तक को इसमें लिया जाता है, यानी कि इसमें 100 डिवीजन्स होते हैं। बेटा कितने डिवीजन्स होते हैं? 100 डिवीजन्स होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा डिग्री सेल्सियस को हम लोग इस तरीके से डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आगे फॉरेनहाइट स्केल की बात कर लेते हैं बेटा। व्हाट इज द फॉरेनहाइट स्केल? तो फॉरेनहाइट स्केल क्या है? अ फॉरेनहाइट टेम्परेचर स्केल इज अ सिस्टम फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर based on the freezing point of water is 32 degree Fahrenheit and the boiling point of water is 212 degree Fahrenheit. The interval between them is divided into 180 equal parts. अब ये Fahrenheit स्केल डिग्री सेल्सियस स्केल से थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट लिया गया है वो लिया गया है 32 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि 32 डिग्री फॉरेनहाइट लिया गया है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट लिया गया है वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट लिया गया है, यानी कि टोटल 180 डिवीजन्स हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ, देखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट का कंपैरिजन लिया गया है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर 212 डिग्री फॉरेनहाइट का कंपैरिजन लिया गया है। देन इट मीन्स कि सेल्सियस स्केल का 100 डिवीजन, सेल्सियस स्केल का 100 डिवीजन इसका 180 डिवीजन के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, अभी हम इसके रिलेशंस को भी देखेंगे क्या होते हैं। इसके बाद आता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या होती है बेटा? ये जो कि एसआई यूनिट है, केल्विन स्केल, इट इज अ टेम्परेचर स्केल बेस्ड ऑन 273 केल्विन फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 373 केल्विन फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट 273 और बॉइलिंग पॉइंट 373 पर है, यानी कि इसके भी टोटल ओवरऑल कितने डिवीजन्स हैं? 100 डिवीजन है। सेम एज डिग्री सेल्सियस की तरीके से ही है, लेकिन यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग जो होती है वो 273 बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन मानते हैं, और डिग्री सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। ठीक है, तो ये 273 से, ये भी 100 डिवीजन पार्ट्स में होती है। इसको किसने इन्वेंट किया? दिस स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने इस स्केल को इंट्रोड्यूस किया। अब हम इन तीनों तरीके के टेम्परेचर स्केल में क्या कॉमन म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं इसको समझते हैं। अगर मुझे किसी फॉरेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी फॉरेनहाइट स्केल है, कोई भी फॉरेनहाइट स्केल है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई फॉरेनहाइट स्केल है, दैट इज 72 डिग्री फॉरेनहाइट है। अब मुझे 72 डिग्री फॉरेनहाइट को सेल्सियस में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू 72 माइनस 32। तो क्योंकि ये डिग्री फॉरेनहाइट यहाँ रख सकते हैं, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5/9 इंटू दैट इज 40। कितना आ गया बेटा? 40। तो दैट इज बिकम, ये कैंसल आउट तो होगा नहीं, दैट इज 200/9। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा कंप्लीटली तो कितना कर सकता हूं? 22.22 डिग्री सेल्सियस आएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 22.22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉरेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में चेंज कर सकते हैं, और इसका अपोजिट करेंगे तो सेल्सियस स्केल फॉरेनहाइट स्केल में चेंज हो सकती है। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अगर बात करेंगे सेल्सियस टू केल्विन, ये बहुत इजी होता है। सेल्सियस टू केल्विन का रिलेशन केवल इतना होता है कि अगर केल्विन में किसी को चेंज करना हो तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, केल्विन माइनस 273, दैट इज डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी टेम्परेचर का चेंज किसी भी डिग्री में कर सकते, किसी भी स्केल में कर सकते हैं। फॉरेनहाइट का सेल्सियस में, सेल्सियस का फॉरेनहाइट में,
सेल्सियस का केल्विन में, केल्विन का सेल्सियस में, और इसी तरीके से हम इसमें कॉमन रिलेशंस निकाल के केल्विन को फॉरेनहाइट और फॉरेनहाइट को केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग कुछ एक जनरल एग्जांपल भी ले लेते हैं कि किस तरीके से हमारा कॉमनली चेंज होता है, टेम्परेचर हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और साथ ही साथ डिग्री फॉरेनहाइट में दोनों में चेंज करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने 10 डिग्री सेल्सियस लिया, मुझे केल्विन और डिग्री फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 प्लस 273, यानी कि कितना हो गया बेटा 283 केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती है, याद रखिएगा, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद हमको मालूम है कि 10 डिग्री सेल्सियस का फॉरेनहाइट स्केल पर क्या मेजरमेंट आता है। देखिएगा, पहले डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो इस जनरल फॉर्मूले को हमें फॉरेनहाइट में लाना है, तो फॉरेनहाइट के लिए क्या कर देंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट। तो आइए चेक करते हैं डिग्री फॉरेनहाइट कितना आया बेटा, 9/5 इंटू 10 प्लस 32, ये आ गया 2, 9 2 जा 18 प्लस 32 दैट इज बिकम 50 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना आ गया बेटा, 50 डिग्री फॉरेनहाइट आ गया। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 50 डिग्री फॉरेनहाइट का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे 10 डिग्री के इक्वल हो जाता है। ठीक है बेटा, कितना हो जाता है, 50 डिग्री फॉरेनहाइट का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल पर 10 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये होता है, हम नंबर्स को इधर उधर करते हैं और हमारे पास एक आंसर आ जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अगर आप इस कन्वर्जन को ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा बेटा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कंटिन्यू ट्राई करते रहिए। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने फिलहाल आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने बात की बेटा हीट की। हीट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। उसके बाद हीट के इफेक्ट की, क्या क्या इफेक्ट आते हैं, बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आता है, बॉडी के स्टेट में चेंज आता है, ये एक्सपेंशन भी करता है, यानी कि इसका डायमेंशन भी चेंज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट, यानी कि किसी बॉडी की हीट को मेजरमेंट करती है एक तरीके से। फिर इसको मेजर करने के लिए कई सारे स्केल होते हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट। अब इन स्केल्स के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर इन स्केल्स का आपस में एक रिलेशन देखा कि किस तरीके से आप इंटर कन्वर्जन इनके थ्रू कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्केल को दूसरे स्केल पे किस तरीके से नोटिफाई किया जा सकता है चेंज करके। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बच्चा, बाय बाय।